विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस ओके, सर। ठीक है। यस सर। तो तुम्हारी थर्ड यूनिट है टेंजेंट रिस्पांस। तो टेंजेंट रिस्पांस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे बाकी सारी चीजों पे। क्लियर? ठीक है। तो बेसिक चीजें होता क्या, टेंजेंट रिस्पांस का मतलब होता है कि टाइम के साथ चीजें वेरी करना। क्लियर? ठीक है। यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका जो भी रिस्पांस है इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट, वो क्या होगा, वेरी होगा। और ये वेरिएशन कैसे होगा? ये वेरिएशन इस तरह से होगा कि एलिमेंट ही अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करेगा। क्लियर? ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो बेसिकली तीन तरह के पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। वो होते हैं रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब पहले तो हम एलिमेंटल बिहेवियर के बारे में देखेंगे यहाँ पे कि आखिर में इनका जो नेचर होता है वो कैसे वेरी करता है, किस बेसिस पे वेरी करता है, क्या उसके पीछे का लॉजिक होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम टाइम डोमेन की बात करें तो हम सीधे सीधे वी आर को लिख सकते हैं। टाइम डोमेन की चीजों को हम हमेशा स्मॉल एपोस्ट्रोफी में यूज करते हैं। अगर मान लो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो वी आर टी को हम लिख सकते हैं आई टी इंटू आर। अगर हम इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की बात करें, क्लियर, यानी वीएल टी की बात करें, और करंट इसमें फ्लो हो रहा है आई, तो इस वीएल टी को हम लिखते हैं इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये बेसिक सी चीजें हैं, ये सबने पढ़ा होगा। इसी तरीके से अगर मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज लिखना है वीसी, तो ये वीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका वीसी इक्वल टू 1/c आई डी टी के बराबर। क्लियर? या हम ये बोल देते हैं कि आई इक्वल टू सी इंटू डी वी सी बाई डी टी होता है। क्लियर? यहाँ पे इनिशियल कंडीशन और फाइनल जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें निकालना है वो कंडीशन हमें लिमिट में पुट करना होता है कैपेसिटर केस में। अब बात आती है कि इनका जो बिहेवियरल चेंज है, बिहेवियरल चेंज का मतलब ये हो गया कि इनिशियल कंडीशन में इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, जब फाइनल स्टेट यानी स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा तो कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि एनर्जी के फॉर्म में किस चीज को स्टोर करता है एक इंडक्टर, तो इंडक्टर का जो एनर्जी स्टोरेज होता है, यानी मैं इंडक्टर की अगर बात करूं, यहाँ पे सिंपल मैं इंडक्टर के बारे में बातें कर रहा हूं, तो एनर्जी स्टोरेज जो E इक्वल टू होता है वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर। क्लियर? जब ये हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर है तो इनिशियली इनिशियली अब अगर हम मान के चलें कि इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है। क्लियर? जब इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है तो उस कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है ई की वैल्यू क्या हो जानी है, जीरो। क्लियर? तो जब ई की वैल्यू जीरो होगी, एल तो जीरो होगा नहीं, जीरो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है आई होगा, यानी आई की वैल्यू क्या आ जानी है, जीरो आ जानी है। आई जीरो होने का मतलब क्या हो गया, ये कैसे बिहेव करेगा, एक ओपन सर्किट की तरह। यानी इनिशियली अगर इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है तो वो कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। अगर हम स्टेडी स्टेट के टर्म में आए, स्टेडी स्टेट के टर्म का मतलब हो गया कि अब इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर ये चाहेगा कि पूरी की पूरी एनर्जी इसी के पास आ जाए और करंट के फॉर्म में एनर्जी आए। तो करंट के फॉर्म में पूरी एनर्जी होने का मतलब क्या हो गया, आपको ही पता है कि करंट हमेशा क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो लो रेजिस्टेंस पाथ का मतलब अगर जीरो रेजिस्टेंस हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है पूरी की पूरी करंट क्या होगी, उस इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर जाएगी।
क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब यही होता है कि पूरा का पूरा करंट वहीं से होकर पास कर जाएगा, क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस पाथ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेडी स्टेट कंडीशन या फाइनल स्टेट में जो इंडक्टर है वो कैसे बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। क्लियर? जिसको हम फाइनल स्टेट या फिर स्टेडी स्टेट कहते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया कि इसके बाद टाइम पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रह जाएगी किसी भी पैरामीटर की, यानी वोल्टेज और करंट टाइम के साथ वेरिएबल नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से हमने इंडक्टर का बिहेवियर देखा। अब हम देखने जा रहे हैं कैपेसिटर का बिहेवियर। जैसे आपका इंडक्टर का बिहेवियर है, ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटर का भी बिहेवियर होगा। इसको भी हम एनर्जी के फॉर्म में ही देखते हैं। अगर कैपेसिटर के पास अगर एनर्जी स्टोरेज होगा तो वो क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर के बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनिशियल कंडीशन में अगर कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं है तो वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या हो गया, वैल्यू जीरो होने का मतलब सीधा साधा हो गया कि V की वैल्यू क्या हो जानी है, जीरो के बराबर। कैपेसिटेंस तो जीरो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है इस फंक्शन में क्या जीरो होगा, V जीरो होगा। और V जीरो होने का मतलब होता है वोल्टेज जीरो। वोल्टेज जीरो तभी होता है जब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। यानी इनिशियली कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, कैपेसिटर बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। क्लियर? यानी आप कह सकते हैं कि सिंपली कैपेसिटर को हटा के हम क्या कर देंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो ये इनिशियली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसी तरीके से इंडक्टर के लिए यहां पे मैंने बनाया नहीं, आप ऐसे मान लो कि इंडक्टर जब इनिशियल फेज में होगा तो उस कंडीशन में जो इंडक्टर होगा उसका बिहेवियर सिंपली क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह। यानी सर्किट क्या हो गई, ओपन हो गई। यहां पे आपको दिख रहा होगा। क्लियर? ठीक है। और यहां पे आपको दिख रहा होगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह हो गया। अगर यही चीज आपकी स्टेडी स्टेट में आई, क्लियर, यानी फाइनल स्टेट की अगर हम बातें करें, अगेन कैपेसिटर का नेचर क्या हो जाएगा, वो वोल्टेज के फॉर्म में पूरी एनर्जी को स्टोर करना चाहेगा। और वोल्टेज के फॉर्म में कोई भी एलिमेंट तभी पूरी एनर्जी स्टोर कर सकता है जब वो ओपन सर्किट हो। ओपन सर्किट में क्या होगा, पूरा का पूरा वोल्टेज, अगर मैं यहां पे सप्लाई देता हूं, मान लो एक बैटरी से मैंने कैपेसिटर को जोड़ दिया। क्लियर? तो जब कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट हो जाएगा तो इस कंडीशन में ओपन सर्किट में इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, जो आपने सप्लाई वोल्टेज दिया उसके बराबर होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कहने का मतलब ये हो गया कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में चूंकि पूरी की पूरी एनर्जी वो वोल्टेज के फॉर्म में अपने पास रखना चाहता है, तो वो बिहेवियर चेंज कैसे होगा, वो बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह। जब वो ओपन सर्किट होगा तभी उसके पास पूरी की पूरी एनर्जी वोल्टेज के टर्म में आ पाएगी। यही आपका फाइनल स्टेट या स्टेडी स्टेट होता। क्लियर? यानी हमने क्या देखा यहाँ पे, इंडक्टर अगर मान लो इनिशियल कंडीशन में कोई एनर्जी नहीं है तो वो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इनिशियली ऑब्वियस बात है करंट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, तो आई जीरो होना है तो ओपन सर्किट, और बचा क्या हमारा शॉर्ट सर्किट, तो वो स्टेडी स्टेट में होगा। क्लियर? कैपेसिटर के लिए क्या होगा, इनिशियल कंडीशन में चूंकि वोल्टेज जीरो होगा, एनर्जी के अगर टर्म में हम जाएं तो वो बिहेवियर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह होगा। और फाइनल स्टेट में यही चीज क्या हो जाना है, ओपन सर्किट हो जाना है। क्लियर? ये आपका ओपन सर्किट, ये आपका शॉर्ट सर्किट, ये आपका शॉर्ट सर्किट और ये आपका ओपन सर्किट। तो ये बेसिक सी चीज है, और ये भी बेसिक सी चीजें हम यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल में, जब हम न्यूमेरिकल को करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा ही जाता है स्विचिंग एक्शन के फिनोमिना के बेसिस पे। अभी हम बेसिक कवर करेंगे, बेसिक कवर करने के बाद के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। क्लियर? अभी हम देखने जा रहे हैं सीधे सीधे RL सर्किट और RC सर्किट को हम सीधे सीधे देखेंगे, और वहां पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेचुरल रिस्पांस क्या होता है और फोर्स्ड रिस्पांस क्या होता है। आपके सिलेबस में अगर हम देखें दो चीजें हैं, एक है आपका नेचुरल रिस्पांस। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल का मतलब क्या हो गया कि हम अलग से कोई सोर्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और जो भी रिस्पांस मिल रहा है वो हमें मिल रहा है नेचुरली। और दूसरा हम पढ़ेंगे फोर्स रिस्पांस, यानी सर्किट को गवर्न करने के लिए
एक्सटर्नली हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, कोई इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अटैच कर रहे हैं या कोई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स अटैच कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स मिलता है वो हमारा कहलाता है फोर्स रिस्पॉन्स। क्लियर? तो ये चीजें हम समझेंगे, लेकिन थ्रू द सर्किट समझेंगे, और थ्रू द सर्किट समझना उसको ज्यादा इजी है। क्लियर? ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आरसी सीरीज सर्किट। डीसी रिस्पॉन्स ऑफ आरसी सीरीज सर्किट। इस सर्किट को समझते समझते ही हम क्या करेंगे, यहां पे उस रिस्पांस को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रिस्पांस फोर्स्ड है, कौन सा रिस्पांस आपका नेचुरल। क्लियर? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम डीसी रिस्पांस ऑफ आरसी सीरीज सर्किट। अगर हम आरसी सीरीज सर्किट की बात करें तो यहां पे मैंने क्या किया, एक स्विच लगाया है। एक मिनट, यहां पे हमने एक स्विच लगाया और एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर ले लिया, और इसको जोड़ दिया हमने एक डीसी वोल्टेज सोर्स से। डीसी वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हो गया, इसकी वोल्टेज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसको हम दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, एक है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म और एक आप है आपका कन्वेंशनल अप्रोच। मान लिया इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया, इनिशियली कैपेसिटर के पास हम ये मान के चल रहे हैं कोई एनर्जी नहीं है। कोई एनर्जी नहीं होने का मतलब क्या हो गया, एट टी इक्वल टू जीरो पे अगर मैं स्विच को क्लोज कर रहा हूं तो ऑब्वियस ही बात है वीसी जीरो माइनस की वैल्यू आपकी जीरो है, यानी कोई एनर्जी उसके पास स्टोर नहीं। क्लियर? ठीक है, ये हमारा वी हो गया। हमने माना कि इस लूप में करंट का फ्लो हो जा रहा है आई टी। क्लियर? सिंपली केवीएल लगाते हैं तो वी की वैल्यू क्या होगी, चूंकि ये डीसी है तो डीसी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो वी की वैल्यू आपकी आएगी आई टी इंटू आर प्लस 1/c आई इंटू डी टी। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है रिस्पांस को कि ये रिस्पांस क्या निकल के आता है और इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से करने की कोशिश करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो सबने पढ़ा ही होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक कांस्टेंट फंक्शन है, हमें पता है कि एक यूटी, स्टेप सिग्नल का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है, 1/s के बराबर। तो ऑब्वियस बात है v एक कांस्टेंट है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, v/s। एस डोमेन में हम चीजों को चेंज कर रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या आएगा, v/s आएगा। यहाँ पे it का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है is प्लस r, और 1/c आपने पढ़ा होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है fs/s। अगर मैं ft dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखूं तो ये आता है fs/s के बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या है, it है। क्लियर? तो it है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, is, और चूंकि इंटीग्रेटेड है तो is/s के बराबर हो जाना है। क्लियर? तो यहां से हम is को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा r प्लस 1/s3। क्लियर? यहां से हम क्या करेंगे, हमें रिस्पांस कैलकुलेट करना है और सीरीज सर्किट है तो हमें is देखना है। is की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, v/s अपॉन r प्लस 1/sc के बराबर।
अब हमें डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लो। तो ये आपका आ जाएगा v बाई एस अपॉन एस आर सी प्लस 1 बाई एस सी। एस से एस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका v अपॉन सी इंटू एस आर सी प्लस 1। क्योंकि हमें टाइम डोमेन में वैल्यू निकालनी है तो फिर से हमें इसका लाप्लास इनवर्स निकालना होगा, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। और लाप्लास इनवर्स के लिए फॉर्मूले आपको पता ही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सी आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा वी सी, ओके। तो हमने आर सी को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया एस प्लस 1 बाई आर सी, ठीक है। सी से सी कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू निकल के आ गई वी बाई आर इंटू 1 अपॉन एस प्लस 1 बाई आर से। क्लियर। तो आई एस की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी v बाई आर इंटू 1 अपॉन एस प्लस 1 बाई आर सी के बराबर। हमें आई एस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आई टी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे निकालेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, आई टी इक्वल टू वी बाई आर, तो आपका कांस्टेंट है। आप किसका इनवर्स निकालेंगे, आपने पढ़ा होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए। ये क्या होता है, ई पावर माइनस ए टी यू टी के बराबर होता है। क्लियर। और चूंकि ये टी ग्रेटर देन 0 के लिए है, क्योंकि हम स्विचिंग ही टी इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड है कि वो यू टी ही होना है। क्लियर। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए क्या होता है, ई पावर माइनस ए टी होता है। यहाँ पे ए क्या है, 1 बाई आर सी होता है। यहाँ पे ए क्या है, 1 बाई आर सी है, तो मैं इसको सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ, ई पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया आई टी की वैल्यू, यानी डीसी रिस्पॉन्स ऑफ अ सीरीज आरसी सर्किट। ये आपका आ गया वी बाई आर ई पावर माइनस टी अपॉन, इसको हम टाइम कांस्टेंट मानते हैं टाउ। क्लियर, ठीक है। वेयर टाउ इक्वल टू आर सी, वेयर टाउ इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, टाउ ले लो, टी ले लो, कैपिटल टी भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू आरसी के बराबर हो गए। क्योंकि यहां पे क्या है, आप अगर देख रहे होगा ध्यान से, तो यहां पे हमें ट्रांजिएंट रिस्पांस मिल रहा है, वो भी केवल और केवल सोर्स वी की वजह से मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे कोई नेचुरल रिस्पांस नहीं है। क्लियर। अभी हम देखेंगे कि अगर इनिशियल कंडीशन कैपेसिटर का होता, यानी इनिशियली कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी स्टोर होती, तो आपको यहां पे नेचुरल रिस्पांस देखने को भी मिल जाता। क्लियर है चीज, ठीक है। ये तो हो गया हमारा आई टी। मान लो मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज देखना है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होता है, अभी हमने देखा वी सी टी की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई सी आई डी टी के बराबर। और चूंकि इनिशियली क्या है, वैल्यू 0, टाइम टी पर जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई सी, वैल्यू पुट करें 0 टी वी बाई आर ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। क्लियर। v बाई आर को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, तो ये v बाई आर सी हो गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस टी बाई टाउ क्या हो जाएगा, e पावर माइनस टी बाई टाउ अपॉन माइनस 1 बाई टाउ। क्लियर। और लिमिट पुट कर देंगे हम कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक, ठीक है। तो ये आपका टाउ न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा v इंटू टाउ अपॉन आर सी। और यहां पे क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ 0 टू टी। क्लियर, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई, टाउ की वैल्यू आपकी क्या है, आरसी के बराबर है, पुट कर देते हैं आरसी, तो v इंटू आर सी अपॉन आर सी। यहाँ पे लिमिट पुट कर दें तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका माइनस साइन भी आएगा, माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस, और प्लस टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1।
तो ये आपका आ गया v इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ के बराबर। ये आ गया आपका VCT, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस का अगर वोल्टेज देखें तो वो हमें ये मिलेगा। यानी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे इसका कर्व बनाऊं, करंट और वोल्टेज दोनों का, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का और करंट का, तो ये कर्व अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हें एक्सप्रेशन क्या मिला था? एक्सप्रेशन मिला था I इक्वल टू V बाई आर इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। क्लियर? तो जब मैं इसका कर्व ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो टाइम के साथ साथ अगर मान लो मैंने ये आई टी लिया और यहाँ पे टाइम टी लिया, टी इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? ऑब्वियस सी बात है, V बाई आर के बराबर आएगी, क्योंकि ई पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। और टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट जब वैल्यू पुट करूंगा तो ई पावर माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ई की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1 के बराबर। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व मिलेगा, और टाइम के साथ साथ ये क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर? तो तुम खुद देखो, मैंने क्या डिस्कस किया था? मैंने कहा था इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह। तो अगर मैं सर्किट को देखूं तो इनिशियल कंडीशन में क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगा? V बाई आर के बराबर, सीधे ओम्स लॉ लग जाएगा। फाइनल कंडीशन की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह, क्योंकि वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा पूरी पूरी एनर्जी उसी के पास आ जाए। क्लियर? तो जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो होता है? कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो इसलिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 टेंडिंग टू 0 एट टाइम टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे। क्लियर चीज? ये तो आइडियल हो गया। हालांकि हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद ही इसकी वैल्यू टेंडिंग टू 0 आ जाती है। क्लियर? ये तो नेचर हो गया किसका? ये नेचर हो गया करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज की बात करूं, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का, तो उसका बिहेवियर ठीक उल्टा हो जाना है। अगर मैं VCT की बात करूं तो इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 पे शॉर्ट सर्किट है, तो वोल्टेज कितना होगा? 0। और टाइम के साथ साथ वोल्टेज इंक्रीज होते होते आपको क्या मिलेगा? कुछ समय के बाद स्टेडी स्टेट मिल जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू ऑलमोस्ट V के बराबर हो जाएगी। आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। VCT क्या आया था आपका? VCT आया था आपका V इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। आप t इक्वल टू 0 पुट करो, 1 माइनस 1 0 हो जाना है। आप t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट करो, ई पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0, VCT की वैल्यू क्या आ गई? V के बराबर। क्लियर? तो यहां से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर का बिहेवियर क्या हो रहा है, और उस कैपेसिटर के बिहेवियर पे आप सीधे सीधे वैल्यू भी बता सकते हैं। आपके एग्जाम में जो प्रॉब्लम आता है वो यही आता है, वो केवल और केवल यही पूछता है कि t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या होगा, या टाइम के रेस्पेक्ट में क्या एक्सप्रेशन आएगा। बस यही 3 तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्लियर? तो ये हमारा क्या था? RC नेटवर्क था विदाउट इनिशियल कंडीशन ऑफ कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर के पास इनिशियली कोई एनर्जी स्टोर नहीं है तो उस कंडीशन के लिए चीज हमने देखी। अगर मान लिया इनिशियली, एज्यूम किया कि इनिशियली कैपेसिटर इज चार्ज विद वोल्टेज VC, यानी कहने का मतलब क्या हो गया? V नॉट मान लेते हैं हम यहाँ पे, VC 0 माइनस की वैल्यू V नॉट के बराबर। क्लियर? हमने जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव किया, क्लियर, उसमें हमने इनिशियल कंडीशन को क्या लिया था? 0 लिया था। क्लियर? अगर मैंने एक्सप्रेशन को देखना है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्या केवीएल आया था? केवीएल आया था V इक्वल टू IR प्लस 1/C IDT के बराबर। ये वोल्टेज था इसका, कैपेसिटर का। बट
अगर मैं इनिशियल एनर्जी मान के चल रहा हूं और ये टाइम तो 0 से t का है, तो 0 से पहले भी तो कैपेसिटर के पास वोल्टेज होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस VC0 माइनस यहाँ पे ऐड करके रिप्रेजेंट करना होगा। क्लियर है चीज, समझ में आ रहा है सबको, ये लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? हेलो? यस सर। तो सर। इनिशियली कैपेसिटर के पास कुछ वोल्टेज है, और ये जो एक्सप्रेशन है 0 से t का है, तो 0 से पहले भी हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज कैपेसिटर के पास रहा होगा, और वो VC0 माइनस है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस VC0 माइनस किया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो प्लस 1/c 0 to t I dt प्लस ये वैल्यू क्या हो गई, V0 के बराबर। यानी अब यहाँ पे क्या आ गया, V माइनस V0 इक्वल टू IR प्लस 1/c 0 to t I dt। यानी अगर हम देखें एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे V माइनस V0 का रोल आ गया। अगेन वही काम करना है आपने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो हम यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V माइनस V0 बाई एस, आई एस ले लिया यहाँ पे ये हो गया R प्लस 1/SC। क्लियर? अभी मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा इसको करने का, सीधे सीधे। क्लियर? ये हो जाएगा आपका IS, ये हो जाएगा आपका SRC प्लस 1/SC, SAS कैंसिल आउट हो गया। IS की वैल्यू क्या निकल के आई, IS निकल के आया आपका V माइनस V0 इंटू C अपॉन RC, अगेन कॉमन ले लिया, S प्लस 1/RC। जब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो तुम केवल क्या देखोगे कि V माइनस V0 आ गया। क्या आ गया, V माइनस V0 आ गया। जहां V था वहां पे क्या हो गया, V माइनस V0 हो गया। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, V माइनस V0 अपॉन C से C कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीधे लिख रहा हूं, V माइनस V0 अपॉन e पावर माइनस t अपॉन टाउ, यानी RC, वेयर टाउ इक्वल टू RC। क्लियर? तो यहां पे क्या है, अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो दो टर्म मिल रहे हैं मुझे। एक टर्म क्या मिल रहा है, V बाई आर ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और एक टर्म मिल रहा है माइनस V0/R ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। क्लियर? इसमें से कोई बताएगा कौन सा नेचुरल रिस्पॉन्स होगा, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्स होगा? इन दो एक्सप्रेशन में से जो मैंने यहाँ पे IT लिखा हुआ है, IT की वैल्यू क्या आ गई, माइनस V0/R ई पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस V/R ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। कोई बताएगा कौन सा नेचुरल रिस्पॉन्स होगा, कौन सा फोर्स होगा? एनीबॉडी? सर V/R e की पावर माइनस t बाई टाउ, ये रिस्पॉन्स होगा। V/R इंटू फोर्स रिस्पॉन्स होगा, और माइनस V0/R ई पावर माइनस टी बाई टाउ। बिल्कुल सही कहा मान तुमने। V/R इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ किसकी वजह से है, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये एक्सटर्नल सोर्स का वोल्टेज है V। ये क्या है, एक्सटर्नल सोर्स, यानी जो हम सप्लाई दे रहे हैं DC, उसकी वजह से जो रिस्पांस मिल रहा है वो ये है। जबकि ये जो V0 है, ये इनिशियली कैपेसिटर के पास जो एनर्जी स्टोर थी, जो चार्ज उसके पास स्टोर था, उसकी वजह से जो वोल्टेज था, उसकी वजह से ये रिस्पॉन्स है। क्लियर है चीज? तो इस वजह से आपका जो V0 है, जो कैपेसिटर की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये जो रिस्पॉन्स देगा इसको हम कहेंगे नेचुरल रिस्पॉन्स। ये क्या हो गया आपका, नेचुरल रिस्पॉन्स। जबकि जो आपका फोर्सफुली, यानी जिसको जो सप्लाई इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया, जिसकी वजह से आपको करंट मिल रहा है, वो हो गया आपका फोर्स्ड रिस्पॉन्स। क्लियर सबको?
क्योंकि इस सर्किट को गवर्न कौन कर रहा है? ये सप्लाई। ये तो जो वोल्टेज स्टोर था उसके पास t इक्वल टू 0 यानी स्विचिंग से पहले, उसकी वजह से रिस्पॉन्स आया, तो इसे हम कहेंगे नेचुरल रिस्पॉन्स। और जो सप्लाई की वजह से रिस्पॉन्स आया उसको हम कहेंगे फोर्स्ड रिस्पॉन्स। क्लियर सबको? क्लियर है सबको? यस सर। फिर से देखो। यस सर। हाँ, यस मैं ये सर। कह रहा हूं, ये है आपका R और ये है आपका C। मैं ये कह रहा हूं t इक्वल टू 0 पे आपको स्विच को क्या करना है? ऑन करना है। क्लियर? t इक्वल टू 0 पे। लेकिन ये जो 0 है ये आपके एनालिसिस की टाइम है, नेगेटिव टाइम का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे सिंपली ये है कि आपने स्विच को 0 पे ऑन किया तो अब आप यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन t इक्वल टू 0 से पहले जो यहाँ पे आपने कंडेंसर या कैपेसिटर लगा रखा था वो आपने कहीं से चार्ज करके उसको यहाँ पे लगा दिया था। क्लियर है चीज? तो वो चीज है यहाँ पे। तो अगर मैं कहूं कि इनिशियली कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी है और उसके बाद हमें सर्किट को फिर से रीड्रॉ करना है, तो हम कैसे करते हैं? देखो, मान लो मैंने स्विच को ऑन कर दिया। क्लियर? ये है आपका R, ये है आपका कैपेसिटर, लेकिन कैपेसिटर के पास इनिशियली क्या है? कुछ एनर्जी है Vc0 माइनस। ये क्या है? Vc0 माइनस, जो V के बराबर है। क्लियर? तो हम उसको उसमें ऐड कर देते हैं सीरीज में, क्योंकि वोल्टेज का जो ओवरऑल सम होता है वो क्या होता है? वो कैसे मिलता है? जब हम सर्किट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यानी आपने यहां पे सिंपली क्या किया कि जो कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज था उसको एक वोल्टेज सोर्स माना आपने और उसको अटैच कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ? एक करंट का फ्लो हुआ। दिख रहा है तुम्हें? तो ये जो सोर्स है V, ये करंट को फ्लो करा रहा है, जबकि जो कैपेसिटर में पहले से एनर्जी जो स्टोर था उसमें करंट का फ्लो क्या है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है। इसलिए यहां पे तुम देख रहे होगे कि साइन आपका निगेटिव आ रहा है, जो नेचुरल रिस्पॉन्स है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, ये आपके कंडेंसर का बिहेवियर है जिसकी वजह से आपको नेचुरली चीजें मिल रही है, इसीलिए हम उसको नेचुरल रिस्पॉन्स बोलेंगे। और जो एक्सटर्नल सप्लाई की वजह से चीजें मिल रही है उसको हम बोलेंगे फोर्स रिस्पॉन्स। क्लियर चीज? क्लियर सबको? यस यस सर। सर। अब देखो, इसी क्वेश्चन को करने का सेकंड अप्रोच जो हमने यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये सब करके किया, अभी हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, उस सिंथेसिस हम सीधे कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सर्किट कंप्लीट किया। मैंने ये माना कि इनिशियली मतलब कोई नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है, यानी इनिशियली बैटरी के पास कोई एनर्जी, मतलब कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, स्टेडी स्टेट डोमेन में सर्किट को हम एस डोमेन में चेंज कर सकते हैं। आर तो चेंज होता नहीं है, कैपेसिटर क्या हो जाएगा? 1/SC। याद आ रहा आप लोग को? कैपेसिटेंस को हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? 1/SC। और इंडक्टर क्या लिख सकते हैं? SL। क्लियर? ठीक है? तो वही चीज है यहाँ पे। और चूंकि यहाँ पे डीसी सप्लाई है, तो डीसी सप्लाई का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा? V/S। एक कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? सिंपली 1/S से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि ये एस डोमेन में सर्किट चेंज हो गया, यहाँ पे करंट भी क्या होगा? एस डोमेन में होगा। सीधे केवीएल लगाओ, यानी IS की वैल्यू क्या आ जाएगी? V/S अपॉन 1 प्लस सॉरी R प्लस 1/SC। सेम चीज आ गई। आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना, ये सब चीज करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। आपने सर्किट को ही क्या किया? एस डोमेन में चेंज किया और सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। क्लियर? एस से एस कैंसिल आउट हुआ, RC कॉमन ले लेंगे, फिर से क्या होगा? C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा? V/R अपॉन S प्लस 1/RC। क्लियर हुआ ये चीज सबको? सबको क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। तो हमें टाइम डोमेन Yes, में sir. चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सर्किट को ही एस डोमेन में चेंज करो और उसके बाद उसका सीधे सीधे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो। लॉजिक क्लियर है?
ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, आरसी सीरीज सर्किट। अब हम बात करने जा रहे हैं डीसी रिस्पांस ऑफ आरएल सीरीज सर्किट। ये सब बताने के बाद मैं सीधे एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले से सीधे सीधे तुम वैल्यू लिख सकते हो किसी भी सर्किट के लिए, कोई भी पैरामीटर का। बस वो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, या तो आरसी हो या तो आरएल हो, सिंगल कैपेसिटर हो, सिंगल इंडक्टर हो, बाकी रेजिस्टेंसेज हो सकते हैं। यानी कैपेसिटर और इंडक्टर एज लोड काउंट होंगे वहां पे, ठीक है। बाकी सर्किट में रेजिस्टेंसेज हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आरएल सीरीज सर्किट। क्लासिकल मेथड आप खुद से कर सकते हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने वाला है। अगेन डीसी रिस्पांस की बात कर रहे हैं, तो हमने एक बैटरी लगाया, क्लियर, वी, रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर एल, स्विच को टी इक्वल टू 0 पे ऑन किया, करंट फ्लो कर गया, मान लिया आई टी। क्लियर, तो वी की वैल्यू क्या होगी जब हम केवीएल लगाएंगे, तो आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। यही होगा। इंडक्टर में ट्रांजिएंट डोमेन में वोल्टेज क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है, जैसे कैपेसिटर में 1/c आई डी टी होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। क्लियर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो ये क्या हो जाएगा, v बाई एस इक्वल टू आई एस इंटू आर प्लस, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अगर आपका आई का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मान लिया एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तो उसके डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, क्या पढ़ा हमने, ये होता है आपका एस एफ एस माइनस एफ जीरो माइनस। याद है आप लोगों को, ये फॉर्मूला पढ़ा सबने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन 0 लेके चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आई जीरो माइनस की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये सीधे सीधे क्या आ जाएगा, एल इंटू एस आई एस के बराबर। आई एस को कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया, आर प्लस एस एल। क्लियर, ठीक है। अब यहां से हम आई एस की वैल्यू निकाल लेंगे। आई एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी वी अपॉन एस इंटू एस एल प्लस आर। अगेन वही काम करना, हमें एल को कॉमन ले लेना है, जैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में करते आ रहे हैं। तो वी बाई एल हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा एस इंटू एस प्लस आर बाई एल। तो हम सीधे सीधे तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो वी बाई एल लिया हमने, और किसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देना, हमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन कर देना 1 बाई एस इंटू एस प्लस आर बाई एल का। जब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आप देखोगे आएगा आपका 1 अपॉन आर बाई एल, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 बाई एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस आर बाई एल। ये पार्शियल फ्रैक्शन करके देख लेना, यही आएगा वैल्यू। क्लियर, एस प्लस आर बाई एल माइनस एस करोगे तो क्या आ जाएगा, आर बाई एल, आर बाई एल से आर बाई एल कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर बाई एल, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 बाई एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस आर बाई एल। पार्शियल फ्रैक्शन करने का वही तरीका है, इसको हम लिखेंगे ए बाई एस प्लस बी अपॉन एस प्लस आर बाई एल। बी और ए की वैल्यू निकाल लेना, वही चीज आएगी। एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आ गया आपका v बाई आर, ब्रैकेट में 1 बाई एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस आर बाई एल। ठीक है, अब इसका हमें लेना है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये आ जाएगा आई टी इक्वल टू वी बाई आर, क्योंकि हम t ग्रेटर देन 0 पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि स्विचिंग हम t इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं, तो 1 बाई एस को हम सीधे सीधे 1 लिख सकते हैं, माइनस ई पावर माइनस
R बाई एल टी, इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो V बाई आर ई 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, L बाई आर लिख सकता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब वही ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ या ई पावर माइनस टी अपॉन टी वाला, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाना आपका V बाई आर 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, जहां पे टाउ की वैल्यू क्या होगी, टाइम कांस्टेंट है ये, इस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आरएलसी सर्किट के लिए हो जाएगी L बाई आर के बराबर। अगेन अब हम इसका कर्व ड्रॉ करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो बिहेवियर हमने सीखा है वही बिहेवियर यहाँ पे फिर से दोबारा मिल जाना है। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका IT और ये हो गया टाइम। इनिशियली अगर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, प्योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे ही चलते हैं, t इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, e पावर 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0 आ गया। और फाइनली t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होना है, e पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, v बाई आर के बराबर, यानी करंट ऑलमोस्ट v बाई आर के बराबर हो जाता है स्टेडी स्टेट में। क्लियर, आपको ये भले दिखता हो कि t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लेकिन कुछ ही मिली सेकेंड के बाद ये वैल्यू ऑलमोस्ट v बाई आर के बराबर हो जाता है। अगेन फिर से वही सर्किट बिहेवियर पे अगर हम आएंगे, तो इनिशियली इंडक्टर के पास करंट के फॉर्म में कोई एनर्जी नहीं है, तो कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट मतलब करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0, आपको दिख ही रहा है। और फाइनल स्टेट में कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया, आपके सर्किट में क्या बचा, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। क्लियर, और ये आपका वोल्टेज V, ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस R, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा, ऑब्वियस ही बात है, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ I की वैल्यू V बाई आर के बराबर हो जाएगी, जो हमें यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी देखने को मिल रहा है। क्लियर, तो ये होता है आपका सीरीज रिस्पॉन्स ऑफ DC रिस्पॉन्स ऑफ RL सीरीज सर्किट। ठीक है, आप घर पे इसको जैसा मैंने टाइम डोमेन में करके किया है, आप चाहो तो सीधे सीधे क्या कर सकते हो, सर्किट को एच डोमेन में कन्वर्ट करके कर सकते हो, तो इसको खुद से ट्राई कर लेना एक बार। सर्किट को अगर एच डोमेन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाना है, ये आपका R हो गया, इंडक्टर क्या हो जाएगा, SL से रिप्लेस हो जाएगा, और जो वोल्टेज है चूंकि वो स्टेप सिग्नल है, तो स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, V बाई एस हो जाएगा, और ये आपका करंट IS। सेम चीज आपको मिल जाएगी जो अभी हमने कैलकुलेट किया। क्लियर, बस आपका बीच का पार्ट जो है, जो हमें डिफरेंशिएशन के टर्म में इक्वेशन लिखते हैं फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे IS की वैल्यू लिखो, IS की वैल्यू लिखने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन करके उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो। अभी तक हमने बातें की इनिशियल कंडीशन न होने पे, तुमको दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पे केवल और केवल V का पोर्शन आ रहा, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो रिस्पांस हमें मिला ये केवल और केवल फोर्स्ड रिस्पांस है। क्या है, फोर्स्ड रिस्पांस है। क्लियर, फिर से बात करते हैं, नेचुरल रिस्पांस तभी मिलेगा जब इंडक्टर या वोल्टेज के पास कोई अपनी एनर्जी होगी, वो किसी सोर्स पे डिपेंडेंसी अपनी शो ना करे। क्लियर, तो वही आपका नेचुरल रिस्पांस होगा। यानी फिर से वही काम करते हैं हम यहाँ पे, अगर इंडक्टर के पास अपनी एनर्जी है, अपनी एनर्जी का मतलब क्या हो गया, यानी t इक्वल टू 0 से पहले I0 माइनस की वैल्यू क्या होगी, मैंने मान लिया कैपिटल I0 के बराबर होगी। क्लियर चीज, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अगेन, फॉर्मूले में क्या था, V इक्वल टू I इंटू आर प्लस LDI बाई dt, यही हमारा फॉर्मूला था। अब जरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले इसका, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये V बाई एस इक्वल टू IS इंटू आर प्लस L। अब क्या हो जाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल कंडीशन आ गया, तो ये SIS माइनस I0 माइनस के बराबर आएगा, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, तो अभी हमने लिखा था। क्लियर, क्योंकि डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म SFS माइनस F0 माइनस होता है। क्लियर है चीज सबको, क्लियर है।
ये वैल्यू हो जाएगी IS इंटू आर प्लस SL IS माइनस L I0 माइनस। क्लियर? ठीक है, चलो अब I0 माइनस की वैल्यू पुट करके उसको क्या करेंगे, हम इस साइड ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, V/S प्लस L I0 माइनस यानी L I0 के बराबर इक्वल टू IS को हमने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में आ गया SL प्लस R। ठीक है, तो IS की वैल्यू क्या हो जानी है, यहाँ पे IS की वैल्यू हो जानी है V अपॉन S इंटू SL प्लस R प्लस L I0 अपॉन SL प्लस R। ठीक है, तो अगेन वही सारी चीजें यहाँ पे। ठीक, क्लियर? यहाँ पे हम क्या करेंगे, L को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो V बाई यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद, वो सीधे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे V बाई आर 1/S माइनस S प्लस R बाई L। यही आई थी ना वैल्यू हमारी, हाँ या ना? हाँ सर। अब यहाँ पे हम Yes, L को sir. कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका yes, L sir. कॉमन हो गया, S प्लस R बाई L के बराबर हो गया, ये L से L कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ले लेंगे हम यहाँ पे लाप्लास इनवर्स, यानी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, IT इक्वल टू V बाई आर 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन R बाई L, सॉरी L बाई R। L बाई R हो जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा I0 इंटू ई पावर माइनस R बाई L इंटू टी। ये क्या निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया, अब अगर इस एक्सप्रेशन को लिखें तो ये आ गया I0 ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ प्लस V बाई आर 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो बताओ इसमें कौन सा नेचुरल रिस्पॉन्स हुआ और कौन सा फोर्स्ड? सर V बाई आर 1 माइनस ए की पावर टी माइनस टाउ, ये आपका नेचुरल फोर्स रिस्पॉन्स है, और पहले वाला नेचुरल। ठीक, ये आपका हो गया फोर्स रिस्पॉन्स, क्योंकि ये सप्लाई वोल्टेज की वजह से, किसकी वजह से है, सप्लाई वोल्टेज की वजह से। और ये आपका हो गया नेचुरल रिस्पॉन्स। नेचुरल रिस्पॉन्स क्यों, क्योंकि ये इंडक्टर में जो इनिशियली करंट स्टोर था, करंट के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर थी, उसकी वजह से। क्लियर है चीज? ठीक है, तो ये अंतर होता है नेचुरल एंड फोर्स रिस्पॉन्स में। लॉजिक क्लियर सबको? अगर पूछा जाता है 2 नंबर में क्वेश्चन, डिफाइन नेचुरल एंड फोर्स रिस्पॉन्स, तो क्या डिफाइन करोगे? सिंपल वर्ड में क्या लिखेंगे हम, नेचुरल रिस्पॉन्स और दो रिस्पॉन्स। ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा, वो रिस्पॉन्स होगा जो इंडक्टर या कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी की वजह से मिल रहा होगा। क्लियर? क्लियर चीज? Yes, sir. ठीक है, और Yes, sir. फोर्स रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होगा जो एक्सटर्नल सप्लाइड फोर्स यानी एक्सटर्नल सप्लाइड एनर्जी की वजह से मिलेगा, यानी इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स। तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं नेचुरल रिस्पॉन्स को एक्सप्लेन करूं और फोर्स रिस्पॉन्स को, तो नेचुरल रिस्पॉन्स क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका द रिस्पॉन्स in a circuit by the energy stored in
either capacitor or inductor. क्लियर चीज? और फोर्स रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? फोर्स रिस्पॉन्स सिंपल है, द रिस्पॉन्स इन एनी सर्किट बाय एनी इंडिपेंडेंट सोर्स, किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स की वजह से। तो प्लीज कोई भी चीज आप रटने की कोशिश मत करना। द रिस्पॉन्स इन अ सर्किट बाय एन इंडिपेंडेंट, मैंने डिपेंडेंट वर्ड क्यों नहीं यूज किया? कोई बताएगा? मैंने डिपेंडेंट वर्ड क्यों नहीं यूज किया? नहीं आइडिया सर। देखो, डिपेंडेंट का मतलब ये हो गया उसके पास कोई अपनी फाइनाइट एनर्जी थोड़ी होती है। डिपेंडेंट सोर्स वो तो एक फिक्सियस सोर्स होता है जो किसी पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। जबकि जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उसके पास अपनी एक फाइनाइट एनर्जी होती है। क्लियर? जैसे मान लो दो लोग खड़े हैं, ठीक है? तो दो लोग खड़े हैं, तो होता क्या है कि कई चीजें होती हैं। जैसे मान लो कोई बंदा खड़ा है, ठीक, और भूकंप आया तो उस बंदे में कंपन हुआ। क्लियर? तो ये क्या हो गया? एक एक्सटर्नल फोर्स से अप्लाइड है, तो वो हो गया फोर्स रिस्पॉन्स। लेकिन अगर वही बंदा है, उसको इपिलिप्टिक अटैक आया, क्लियर, ठीक है, तो वो क्या है? उसके इंटरनल पार्ट की वजह से हो रहा है, तब भी बंदा क्या करेगा? कंपन करेगा। क्लियर चीज? तो वो उसका क्या है? नेचुरल रिस्पॉन्स है। लॉजिक क्लियर है? यस सर। क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू ऑफ एनर्जी चाहिए टू गेट एनी रिस्पॉन्स, और वो केवल और केवल डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स ही प्रोवाइड करा सकता है। क्लियर चीज? तो नेचुरल ऑफ फोर्स रिस्पॉन्स क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेन क्या है? न्यूमेरिकल करना, ठीक है? और न्यूमेरिकल करने के लिए हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है कैसे है। मैं तुमको एक सीधी सीधी चीज बता रहा हूं, उससे हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी क्या है, हमने केवल आई निकाला था, इंडक्टर के अक्रॉस वाला वोल्टेज हमने नहीं निकाला। तो इंडक्टर के अक्रॉस वाला जो वोल्टेज है वो कैसे मिलेगा तुमको? VL इक्वल टू LdI/dt करके, तो वो तो निकाल ही लोगे तुम लोग। इंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है, जैसे हमने वहां पे VC निकाला, तो VL की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? LdI/dt करके। आई तुमको पता ही है, सिंपली क्या करें? डिफरेंशिएट करें और हमें क्या मिल जाएगा? VL की वैल्यू मिल जाएगी। तो तुम क्या देखोगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में इंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है? रिड्यूस होता जाता है, क्योंकि इंडक्टर क्या होता है? इनिशियली ओपन सर्किट और फाइनली क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। तो इनिशियली पूरा वोल्टेज उसके अक्रॉस मिलेगा और फाइनली क्या हो जाएगा? वोल्टेज जीरो। क्लियर है चीज? ये डिफरेंशिएशन करके भी देख लेना, ये तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है? हेलो? हाँ सर। ये डिफरेंशिएशन करके देख लोगे तब भी तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये यही था ना हमारा, इसका डिफरेंशिएशन कर लेना। करोगे तो क्या आएगा? एल हो गया, V/R कांस्टेंट हो गया, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, e⁻t/τ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1/τ इंटू e⁻−t/τ। डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ा है ना, कि वो भी नहीं पढ़ा? e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e⁻x ही होता है, लेकिन यहाँ पे e⁻−1/τ इंटू t है।
तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे, फिर उसके बाद माइनस टी अपॉन टाउ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1/टाउ आएगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, एल वी बाई आर इंटू टाउ की वैल्यू क्या होती है हमारी, एल बाई आर के बराबर। तो आर से आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो ये ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ आ गया, और वैल्यू क्या आ गई, v इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ के बराबर। ये हो गया हमारा VL। क्लियर? तो जैसा हमने कैपेसिटर के लिए निकाला था वैसे भी हम इंडक्टर के लिए भी हमने निकाल लिया। क्लियर चीज? यस सर। ठीक है, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो, कोई भी वैल्यू टाइम डोमेन में कैलकुलेट करने के लिए, कोई भी फंक्शन एफ टी की जो वैल्यू होती है वो हम कैसे निकालते हैं, एफ फाइनल वैल्यू, एफ की जो फाइनल वैल्यू होगी प्लस एफ की जो इनिशियल वैल्यू होगी माइनस एफ की जो फाइनल वैल्यू होगी इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। यानी आरसी सर्किट है, टाउ की वैल्यू क्या होगी, आरसी के बराबर, और अगर आरएल सर्किट है टाउ की वैल्यू क्या होगी, एल बाई आर के बराबर। ये एक फॉर्मूला है जो हर जगह ये अप्लाई होता है, एवरीवेयर। आप सीधे सीधे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल में अभी आरएल हमने पढ़ा, उस आरएल का ही दिखा देता हूं तुम लोगों को। देखो यहाँ पे, ये आपका आरएल सर्किट था ना, क्लियर? और ये हमारा क्या था, स्विच था, और ये हमारा वोल्टेज। देखना ध्यान से, आरएल सर्किट है तो ऑब्वियस बात है टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, टाउ इक्वल टू एल बाई आर हो गया। इनिशियली अगर मैं बात करूं, इनिशियल का मतलब क्या हो गया, टी इक्वल टू जीरो पे। इनिशियल का मतलब क्या हो गया, टी इक्वल टू जीरो पे। क्लियर चीज? तो टी इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर के पास कोई एनर्जी है, नहीं है। तो टी इक्वल टू जीरो टाइम पे इंडक्टर के पास एनर्जी नहीं है करंट के फॉर्म में, तो कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। क्लियर है चीज? आया ना? एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। यस सर, हेलो? क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, आई इनिशियल की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट क्या आ गया, वी बाई आर। इनिशियल इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट। इंडक्टर जब ओपन सर्किट हो गया तो इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट क्या आ गया, वी बाई आर। ओपन सर्किट है ये, जीरो। जीरो हो जाएगा सर। जीरो। इनिशियल करंट क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी आई इनिशियल की वैल्यू क्या आ गई हमारी, जीरो आ गई। इसी तरीके से स्टेडी स्टेट यानी फाइनल स्टेट में देख लें। फाइनल स्टेट में क्या होगा, इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, फाइनल स्टेट में इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, क्लोज क्लोज सर्किट। सर्किट। शॉर्ट सर्किट। तो हमने कर दिया इसको शॉर्ट सर्किट। अब ये जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, आई फाइनल के बराबर। अब करंट क्या होगा, आई फाइनल के बराबर ही तो फ्लो करेगा। आई फाइनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी बाई आर। यानी आई फाइनल यहां पे क्या हो गया, वी बाई आर हो गया। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, करें करें। आई फाइनल क्या है, वी बाई आर प्लस आई इनिशियल क्या है, जीरो, माइनस आई फाइनल क्या है, वी बाई आर इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। क्लियर? ये वैल्यू क्या आ गई, वी बाई आर माइनस वी बाई आर इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी v बाई आर, ब्रैकेट में क्या आ गया, वन माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। देखो सेम वैल्यू आ रही है क्या, क्या आई टी की सेम वैल्यू आई है, यस सर। यस सर।
ठीक है, तो ये सर। फॉर्मूले से आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो वोल्टेज का भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। चलो वीएल का एक्सप्रेशन निकाल के देखते हैं। अभी हमने वीएलटी क्या निकाला था, क्या निकाला था, v इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ ही तो आया था। ठीक है, अब सर्किट को देखते हैं, ये हमारी सर्किट है ना। हेलो, सर्किट यही है ना हमारी। सर। तो वीएल सर। इनिशियल की वैल्यू क्या दिख रही है तुम्हें, ओपन सर्किट है तो ऑब्वियस सी बात है कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, तो वीएल इनिशियल क्या होगा, जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा पूरा का पूरा वोल्टेज सोर्स के बराबर हो जाना है। हेलो, यस सर। ठीक यस है ना, सर। पूरा का पूरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, कैपिटल वी के बराबर हो जाएगा, यानी वी एल इनिशियल की वैल्यू हो गई वी के बराबर। और फाइनली क्या हो जा रहा है, शॉर्ट सर्किट, तो ऑब्वियस सी बात है वीएल फाइनल की वैल्यू क्या आ गई, 0। आया ना, हाँ सर। शॉर्ट सर्किट है तो ऑब्वियस बात है वीएल फाइनल की वैल्यू क्या आ यस गई, सर। 0 आ गई। अब फॉर्मूले में फिर से वैल्यू रखे, फॉर्मूला हमारा क्या था, वीएल टी इक्वल टू वीएल फाइनल 0 प्लस वीएल इनिशियल वी माइनस वीएल फाइनल 0 इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो वैल्यू क्या आ गई है, v इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। सेम एक्सप्रेशन आया। यस सर। तो इस फॉर्मूले से केवल आरएल ही नहीं, आरसी या कोई भी सर्किट हो आरएल आरसी की, बस बशर्ते शर्त क्या है, शर्त यही है कि सिंगल इंडक्टर और सिंगल कैपेसिटर होना चाहिए। ये नहीं कि सर्किट में 2 इंडक्टर और 2 कैपेसिटर ले लें। क्लियर है चीज, हाँ सर। किसी कोई डाउट है, जब भी आपसे डीसी रिस्पांस पूछा जाएगा तो आपको केवल डेरिवेशन ही नहीं करना है, सर्किट भी बनाना है। सर्किट के अलावा जो मैंने अभी ग्राफ बताया ना वोल्टेज का या करंट का, वो ग्राफ भी हमें बताना है। क्लियर है चीज, हाँ सर। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा डबल स्विचिंग पैटर्न का ही ले रहा हूं, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन तो सीधे सीधे फॉर्मूले पे ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है और एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। क्लियर, ठीक है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम। ये है स्विच का पोजीशन 1। ठीक है, यहाँ पे एक पोजीशन 2 भी है, ये हो गया सेकंड पोजीशन। क्लियर, यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है आर और एक इंडक्टर। आर की वैल्यू आपकी है 20 ओम एंड इंडक्टर की वैल्यू है 0.5 हेनरी। क्लियर, अब क्वेश्चन सुनिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि पहले स्विच, जो ये स्विच के है, एज्यूम कर लिया स्विच के है, स्विच के पहले पोजीशन 1 पे है, फिर ये स्विच हो रहा है पोजीशन 2 पे। क्लियर, एट t इक्वल टू 0 फाइंड द करंट इन बोथ केसेस। क्वेश्चन ये है, व्हेन द स्विच के इज ऑन पोजीशन 1 फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा ना तो आप ये मान के चलो वो लॉन्ग टाइम के लिए पोजीशन 1 पे, यानी आपका स्टेडी स्टेट क्रिएट हो जा रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने का मतलब पहला पोजीशन में स्टेडी स्टेट मेंटेन हो गया। क्लियर,
तो जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टाइम आपका वर्ड यूज हो, ठीक है। अगर यूज होता है वेल एंड गुड है, लेकिन आप यही मान के चलेंगे कि जिस पोजीशन पे आपका है वो पहले वो उसमें स्टेडी स्टेट यानी फाइनल स्टेट क्रिएट हो चुका है। क्लियर है चीज सबको? यस सर। ठीक है। ऑन पोजीशन 1 एंड at time t equal to 0 it move to position 2, ठीक है। डिटरमाइन द करंट, क्लियर, ठीक है, इन बोथ केसेस, डिटरमाइन द करंट इन बोथ केसेस। यानी हमें यहां पे टाइम डोमेन के टर्म में चीजों को बताना है। किसके टर्म में? टाइम डोमेन के टर्म में। एट टी इक्वल टू 0 अगर पूछ लेता तो वो क्वेश्चन अलग हो जाता। अभी क्या करना आपको? टी के रेस्पेक्ट में चीजों को बताना। क्लियर है चीज? हेलो? हाँ सर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले सर्किट आपकी क्या है, पहले सर्किट ही बना लेते हैं। पहले सर्किट आपकी सिंपल सी ये है, पोजीशन 1 स्विच के ये आपका सर्किट, क्लियर। यानी स्विच के जो है आपका पोजीशन 1 पे है बना हुआ, 10 ओम, 20 ओम एंड 0.5 हेनरी, और ये आपका हो गया 100 वोल्ट। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सर्किट बेसिकली क्या है? सीरीज आरएल सर्किट ही तो है, हाँ या ना? ये सर्किट क्या है आपका? एक सीरीज आ रहा सर्किट। आरएल सर्किट, ठीक है। यानी यहां पे क्या हो रहा है कि इनिशियली इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है, तो आपका सर्किट एक सिंपल सा सीरीज आरएल सर्किट का प्रॉब्लम हो गया। तो यहां पे क्या हो गया? आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लिया हमने। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 + 20 30 ओम हो गया, और एल की वैल्यू 0.5 हेनरी हो गई। यानी आर की वैल्यू क्या हो गई? 30 ओम, और एल की वैल्यू हो गई 0.5 हेनरी, ठीक है। और यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज लग गया, कितने वोल्ट का? कितना वोल्ट है हमारा? 100 वोल्ट का, क्लियर। तो एक सीरीज आरएल सर्किट का प्रॉब्लम हो गया, और सीरीज आरएल सर्किट के लिए आईटी की वैल्यू क्या हो जाती है? क्या हो जाती है आईटी की वैल्यू? अभी देखा ना हमने, V बाई आर इंटू 1 - e⁻t अपॉन टाउ, क्लियर। क्योंकि टाइम के साथ साथ करंट बढ़ता जाता। क्लियर है चीज? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सिंपली सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके लिख देना है, ठीक है। तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? L बाई आर, वैल्यू निकाल लेते हैं हम। वैल्यू क्या है? 0.5 हेनरी अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू 30, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ गई है आपकी? 0.1/6, यानी 10/6, क्लियर। तो ये आपकी आ जाएगी 5/3 के बराबर। क्लियर है? टेन बाई 60 होगा ना, सॉरी 5/30 के बराबर आ गई वैल्यू। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1/60 होगा सर। हाँ 1/60, ठीक है। 1/60, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक। तो ऐसे हमें मिल गया क्या?
टाइम कांस्टेंट, एक्सप्रेशन में बस वैल्यू पुट करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। V की वैल्यू 100 वोल्ट, R की वैल्यू 30 ओम, जो हमने सीरीज आर के लिए निकाला है। ये 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ की वैल्यू 1/60। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या आ गया आपका 10/3 1 माइनस ई पावर माइनस 60 टी। क्लियर है चीज? यस सर। हेलो, यानी जब स्विच 1 पे है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये टाइम के टर्म एक्सप्रेशन आया। अब हम क्या है, स्विच 2 पे मूव करने जा रहे हैं। क्या जाने जा रहे हैं? स्विच 2 पे मूव करने जा रहे हैं। स्विच 2 पे मूव करने से पहले हमें यह समझना होगा कि आपका सर्किट क्या है, स्टेडी स्टेट डोमेन में चला गया। स्टेडी स्टेट डोमेन में जाने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो सर्किट का बिहेवियर है, यहाँ पर कितना था 10 ओम। क्लियर? ठीक है, ये 10 ओम, ये आपका 20 ओम। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर का बिहेवियर क्या हो जाएगा? ओपन ओपन सर्किट हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। इंडक्टर। मैंने सिंपल सा Short कॉन्सेप्ट तुम लोग को बताया है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। स्टेडी स्टेट में करंट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करना चाहेगा वो, तो ऑब्वियस सी बात है पूरी की पूरी एनर्जी करंट के फॉर्म में तभी जाएगी जब वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। यानी यहां पे इनिशियली IL0 माइनस की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई? सिंपली केवीएल अप्लाई कर देंगे इसमें। क्लियर? ये क्या आ जाएगा 100/30 एम्पियर या फिर 10/3 एम्पियर। एक तरीका ये है इसको करने का, या दूसरा तरीका क्या है, आप इस एक्सप्रेशन में क्या रख देंगे, t टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्या रख देंगे? t टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो आपको IL0 माइनस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10/30 के 10/3 एम्पियर के बराबर, क्योंकि t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वैल्यू क्या हो जानी है, 0। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर का नेचर चेंज करके वैल्यू निकाला करो। जैसे मैंने यहां पे क्या किया, अब मुझे क्या करना है, स्विच 2 पे मूव ऑन करना है। तो स्विच 1 पे जब था तो स्टेडी स्टेट क्रिएट हो गया। स्टेडी स्टेट क्रिएट होने के बाद इंडक्टर में जो करंट का फ्लो होगा वो क्या होगा, 10/3 एम्पियर के बराबर। यानी इनिशियली इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी आ गई, 10/3 एम्पियर। क्लियर चीज? IL0 माइनस कितना हो गया, 10/3 एम्पियर के बराबर। यही हमारा क्या था, इनिशियल एनर्जी इंडक्टर के पास स्टोर हो गई। अब हम बढ़ेंगे स्विच 2 की तरफ। तो हमारा सर्किट क्या बन जाना है, स्विच 2 पे मूव करेंगे तो आपका ये सर्किट यहां से क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा यहां पे। क्लियर? अब क्या आ जाएगा, इस स्विच 2 का रोल आएगा, और यहां पे क्या था, ये शॉर्ट सर्किट था। क्लियर? और यहां पे क्या हुआ, ये के स्विच यहां पे इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, और यहां पे हमने रेजिस्टेंस को ऐड किया, और यहां पे हमने लगाया इंडक्टर को। क्लियर? ये आपका 20 ओम, ये आपका कितना था हमारा 0.5 हेनरी। क्लियर है चीज? यस सर। हाँ है ना? यहां पे क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब देखोगे तो इस रेजिस्टेंस और इस वोल्टेज सोर्स का कोई रोल है यहाँ पे? नो कोई रोल सर। यहाँ पे नहीं है। यानी अब इस सर्किट में बच गया केवल क्या, इंडक्टर और रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, केवल इंडक्टर और रेजिस्टेंस बच गया, तो इंडक्टर के पास जो इनिशियल एनर्जी स्टोर है वही क्या करेगा, वही क्या करेगा, इस सर्किट में रिस्पांस को बताएगा। हेलो, यस सर। जी सर। IL0 माइनस की वैल्यू क्या आ गई, 10/3 एम्पियर। यानी अब तुम जो करंट का एक्सप्रेशन लिखोगे, यहां पे मान लिया जब स्विच 2 पे आ गया ये, तो मैंने इसको मान लिया I2। तो
I2t की वैल्यू केवल और केवल क्या होगा, इंडक्टर के नेचुरल रिस्पॉन्स के बराबर आएगी। और नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है, सिंपली 10/3 I नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। ऊपर हाँ हमने सर। देखा था ना अभी, सर। हाँ या ना? चलो ऊपर हाँ एक बार सर। दिखा देता हूं मैं सर। तुमको, क्योंकि हमें यहाँ पे डिराइव नहीं करना, हमें सीधे न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है, उसको सॉल्व करना। क्लियर है चीज? देखो यहाँ यस पे सर। फिर से देख लो एक बार। जब हमने इनिशियल वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट लिया था, तो उस कंडीशन में तुम्हारा जो नेचुरल रिस्पॉन्स था वो क्या निकल के आया था, वो देखो। दिखा? ये क्या है, आई यस नॉट सर। इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ के बराबर। क्लियर है चीज? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, वो केवल और केवल नेचुरल रिस्पांस की वजह से ही है। उस नेचुरल रिस्पांस को हम सीधे सीधे वहां पे लिख सकते हैं, यानी IL0 माइनस जो I नॉट के बराबर होता है इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। लेकिन गलती जो होती है वो अब मैं बताने जा रहा हूं। गलती क्या होती है, जो टाउ हमने पहले के लिए लिखा है वही टाउ की वैल्यू यहां भी लिख के चले आते हैं, जो क्या करेगा, क्वेश्चन को गलत कर देगा। क्यों? गलत। क्योंकि अब सर्किट में क्या बच गया, एक रजिस्टर और एक इंडक्टर। दूसरा वाला रजिस्टर तो सर्किट में है ही नहीं, यानी इसके लिए टाइम कांस्टेंट क्या हो जाना है, बदल जाएगा। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, L/20 के बराबर हो जाएगी। क्लियर? देखो यहां पे हम्म। ठीक है, यहां पे हमें क्या मिल गया, IL0 माइनस की वैल्यू जो कि I नॉट के बराबर हो गई, और I2t केवल और केवल नेचुरल रिस्पॉन्स की वजह से मिलेगा, तो ये हो जाएगा 10/3 इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। लेकिन ये टाउ अब टाउ ना होकर टाउ वन हो जाएगा। क्यों टाउ वन हो जाएगा, क्योंकि सर्किट में क्या है, केवल 20 ओम है और 0.5 हेनरी है। तो टाउ वन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 0.5 अपॉन 20 के बराबर, यानी 5/200, यानी क्या हो जाएगा 1/40। क्लियर है चीज? हाँ सर। तो I2t की वैल्यू क्या आ जानी है, I2t आ जाना है यहाँ पे 10/3 इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन 1/40। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 10/3 इंटू ई पावर माइनस 40t। तो ये डिफरेंस है दोनों एक्सप्रेशन में। क्लियर है चीज? यस सर। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू आ गई आपकी 3.33 इंटू ई पावर माइनस 40t के बराबर, और वहां पे क्या था, 60t था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों के लिए टी का एक्सप्रेशन निकाल के बैठ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्विचिंग एक पोजीशन पे लॉन्ग टाइम के लिए थी, तो लॉन्ग टाइम के लिए होने का मतलब आपको ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल क्या करना है, आपको बस ये सर्किट सॉल्व करना है। लॉन्ग टाइम के लिए थी तो इंडक्टर हो गया शॉर्ट सर्किट, केवीएल लगाया आपने, इंडक्टर की इनिशियल एनर्जी निकाली, और यही आपका हो गया IL0 माइनस, यानी 10/3 एम्पियर के बराबर। यानी जब स्विच पोजीशन 1 पे था, व्हेन स्विच इज एट पोजीशन 1, उस कंडीशन में आपको टी के टर्म में वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि स्विच 1 से 2 पे आ रहा है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। स्विच 1 से 2 पे आने का मतलब क्या हुआ, कि स्विच 1 पे वो है, यानी सर्किट ऑलरेडी स्टेडी स्टेट कंडीशन में है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो स्विच 1 पोजीशन पे है। तो लॉन्ग टाइम पे होने का मतलब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सीधे सीधे करंट निकालो, तो ये टी इक्वल जब पोजीशन 1 पे होगा, तो आंसर आपका 10/3 एम्पियर होना चाहिए, ना कि ये 10/3 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 60t। समझ में आया? यस सर। बाकियों को समझ में आया ये क्यों बोला मैंने? यस सर। ठीक है, और
जब पोजीशन 1 से 2 पे ले जाने की बात होगी तो उस कंडीशन में आप टाइम डोमेन के टर्म में वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्विच का पोजीशन अचानक से चेंज होकर कहां पहुंचा, पोजीशन 2 पे। S2 पे। क्लियर? तो यहां पे क्या हो रहा है, अचानक से स्विच क्या हो रहा है, अपना एक्शन चेंज कर रहा है। जब स्विच एक्शन चेंज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। क्लियर है चीज? हाँ सर। तो हो जाएंगे ऐसे प्रॉब्लम। यस सर। ठीक है, चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना? फिर कल देखते हैं क्या करना है, ठीक है?